बंजर जमीन के अंदर हरा भरा गांव। जमीन के अंदर बसे हरे भरे गांव में किसानों का झुंड फसलें काट रहे हैं। सबके चेहरे पर खुशी की चमक है। वैसे जो भी कहो कमलेश, धरती मैया ने हम किसानों को हमारे परिश्रम का फल हमारी सोच से बढ़कर दिया है। हाँ दिनेश, अब के बरस तो हम किसानों के साल भर के भरण पोषण का बंदोबस्त हो गया। इसी के साथ कृषकों का झुंड कटनी करता है। सभी के खेती में फसलें लहलहा रही हैं। हरी भरी पेड़ों से चलती हवा फसलों के खेतों में मानो कंघी कर रही है। तभी एकदम से धरती कपकपाने लगती है और फसल थरथरा उठती है। थम जाओ सब लोग, लगता है जमीन के ऊपर भूकंप आया है, इसलिए हमारे जमीन के अंदर हरे भरे गांव की धरती कांप रही है। क्या जमीन के अंदर बसे हरे भरे गांव के किसान अपनी जान बचा पाएंगे? और आखिरकार क्यों जमीन के ऊपर के हिस्से को छोड़कर इस गांव के निवासी जमीन के निचले हिस्से में बस गए हैं? क्या है इस हरे भरे खुशहाल गांव के पीछे का रहस्य? आइए देखते हैं। जहां दोपहर की तपती धूप में गरीब किसानों का झुंड अपनी अपनी बंजर जमीनों में हल जोत रहे हैं। चल चल, हुर 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 हुर। कड़ी धूप के चलते हरिया के हाँकने पर बैलों का जोड़ा जमीन में बैठ जाता है। ये लो, बैठ गए दोनों थसकरी मारकर जमीन में। अरे अभी आधे से ज्यादा जमीन जोतना है। उठो उठो हीरा मोती, ज्यादा मुजोरी मत करो वरना चारा नहीं दूंगा। अरे काका, काहे बेचारे बैलों को खदेड़ रहे हो? तनिक सुस्ता लेने दो, आज घाम भी तो ज्यादा है। अरे हम किसान धूप देखने लगे तो जमीन पूरे बरस बंजर रह जाए। पूरे साल इन बंजर खेतों में हम तपते हैं, तब जाके हरा भरा फसल लहलाता है। खुशी की बात तो ये है हरिया काका कि हम किसान इस साल अपने अच्छी की फसलें उगाएंगे खेतों में, न कि इस लालची जमींदार के अनुसार। मैं तो धान उगाऊंगा ताकि साल भर के भरण पोषण के लिए अनाज की व्यवस्था हो जाए। कमलेश अपनी आशा जता रहा था, तभी जमींदार का आदमी खेतों में धमकता है। वो देखो, जमींदार का आदमी आ रहा है। अरे दिनेश, कमलेश, लखन, मदन, चलो, जमींदार जी ने पंचायत रखी है, सबको बुलाया है अभी कभी। गरीब किसानों का तबका मैदान में इकट्ठा होता है, जहां हट्टा कट्टा जमींदार गद्दीदार कुर्सी पर बैठा था। आओ आओ हरिया, दिनेश, कमलेश, मैंने तुम सबको इसलिए बुलाया है क्योंकि इस साल तुम सबको जमीनों में मेरे लिए नील और अफीम की खेती करनी है। मगर जमींदार जी, नील और अफीम की खेती से हमारी उपजाऊ जमीन कई बरसों के लिए बंजर पड़ जाएगी। ऐसे में हम अनाज कैसे उगाएंगे? हमारे बाल बच्चे तो भूखे मर जाएंगे। और अगर तुमने हमारी खातिर नील अफीम की खेती नहीं की तो भी तुम लोग भूखे मर जाओगे। मत बोलो, तुम सबकी जमीन मेरे पास गिरवी है। मैं चाहूँ तो तुम्हारी जमीन कब्जे में कर सकता हूँ। मगर माई बाप, ये तो हम गरीब किसानों के साथ सरासर अन्याय है। अगर हम अपनी खेती बाड़ी की जमीन पर नील अफीम उगाएंगे तो अनाज किस पर बोएंगे? और इन फसलों की सिंचाई भी बहुत पानी लगता है, नहरें तालाब सूख जाएंगी। इस बात की चिंता तुम लोग मत करो, मैं बैठा हूँ भलाई करने के लिए। जब तक फसल तैयार नहीं होगी मैं तुम्हारे परिवार का पेट भरवाऊंगा और फसल बेचने के बाद मैं गाँव में सिंचाई के लिए तुम्हारे खेतों तक नहर का पानी पहुँचाऊंगा। भोले भाले किसान ठगी जमींदार के झांसे में आ जाते हैं, क्योंकि उन सब की जमीन जमींदार के जब्त थी। इसीलिए जमींदार की शर्त मानने के सिवा कोई दूसरा चारा नहीं था। सबने नीरस मन से विषैले नील अफीम की खेती की। जमींदार बरसों से इसी प्रकार मखाना गांव के निवासियों का शोषण करता था। किसानों, कुम्हारों, बढ़ई से लेकर कोई भी उसकी दादागिरी से बचा नहीं था। अजी आ गए आप, खाना परोसूं? हाँ, बड़े जोर की भूख लगी है, परोस दो। सरला मुरझाए दिल से नमक चावल परोसती है। भूख से बेहाल कमलेश जैसे ही एक दो कौर खाता है, कंकर मुंह में आ जाता है। सरला, चावल चुने नहीं थे क्या? आज फिर कंकर ही कंकर आ रहे हैं। अजी, जमींदार ने जो चावल भिजवाया है उसमें चावल के रंग के कंकर हैं। आप लोग एक बार फिर इसके चुंगल में फंस गए। आज अगर आप अफीम की जगह खेतों में अनाज उगाते तो हम लोग साल भर बैठकर खाते। एक आम जिंदगी जीना तो हम किसानों के परिवार के भाग्य में लिखा ही नहीं है। देखते देखते कुछ महीनों में अफीम की खेती तैयार हो जाती है, मगर इससे किसानों की उपजाऊ जमीन पूरी तरह बंजर हो जाती है। वहीं गर्मी का मौसम गांव पर भीषण कहर बरसाता है। नदी, कुआं, तालाब सब कुछ सूख जाता है। गांव में अकाल और सूखे की स्थिति छा जाती है। ऐसे में जमींदार विपत्ति में पड़े गांव वालों से मुंह मोड़ लेता है। मुझे प्यास लगी है, प्यास के मारे गला सूख रहा है, पानी दो ना। कहाँ से पानी दूं बिटिया, घर में एक बूंद पानी का नहीं है।
कल तक जहां मखना गांव हरा भरा और खुशहाल था, आज उस गांव की धरती बंजर हो चुकी थी। साथ ही पूरा गांव भुखमरी से जूझ रहा था। इसी बीच जमींदार हरिया की जमीन छीन लेता है। हरिया जिंदगी से हार कर पेड़ से लटक कर फांसी लगा लेता है। सीता फूट फूट कर रोती है। मार डाला, उस हत्यारे जमींदार ने मेरे पति को मार डाला। अरे जमींदार, तुझ पर आए पड़ेगी, तू कभी सुखी नहीं रहेगा। आग बबूला जमींदार बूढ़ी सीता के बाल पकड़ लेता है। अबे ओ सठियाई बुढ़िया, चली जा यहाँ से, वरना टैटू दबा दूंगा। इतनी धूप है, तन बदन झुलस गया। हाय मैया। जमींदार सबकी तकलीफों से मुंह मोड़कर अपनी आलिशान कोठी में चला गया। दिनेश ने डबडबाई आंखों से कहा, भाइयों, अब हम किसानों को ही अपनी दशा खुद बदलनी होगी, वरना ये भुखमरी हम सबको निकल जाएगी। कई दिनों की भूख प्यास से व्याकुल किसान बंजर खेतों को खोदने लगते हैं, जिसमें किसानों के बेटे बेटियां भी लगे थे। तभी गौरी के बेटे को जमीन खोदते हुए जमीन के अंदर एक अद्भुत दुनिया दिखाई देती है, जो कि पूरी तरह से हरा भरा गांव था, जिसे देखकर सोनू हक्का बक्का हो जाता है। अरे बाप रे, ये तो जमीन के अंदर दूसरी दुनिया है। अनोखा हरा भरा गांव। हे भगवान, जमीन कोयले जितनी तेज सुलग रही है। सोनू बेटा, तू इस जमीन के अंदर क्या देख रहा है? चल जमीन जुतवा। माँ, जमीन के अंदर हरा भरा गांव है। अरे पगला गया है क्या? इस बंजर जमीन के अंदर हरा भरा गांव कैसे होगा? केवल मिट्टी होगी। माँ, मैं सच कह रहा हूँ, बिल्कुल सच। रुको। सोनू कड़ी धूप में पसीने से तरबतर खेती की मिट्टी को हटाने लगता है। तभी आसपास के जमीनों की खुदाई कर रहे पूरे गांव वाले जमीन के अंदर बसे हरे भरे गांव को देखकर भौचक्के हो जाते हैं और सब लोग एक एक करके अनोखे गांव में दस्तक देते हैं, जहां चारों तरफ हरियाली छाई थी। दूर दूर तक पेड़ ही पेड़ थे, जिससे गांव में शुद्धता और ठंडक भरी हवा थी। पंछी आसमान में चहचहा रहे थे। पोखर, तालाब, कुआं जल से भरा हुआ था, जिसे देखकर गरीब गांव वाले आनंद से भर गए। मुझको तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे हम खुली आंखों से कोई सपना तो नहीं देख रहे हैं। मैंने तो कल्पना भी नहीं की थी कि हमारे बंजर जमीन के नीचे इतना हरा भरा गांव बसा होगा। सरला, हम किसानों के बंजर गांव पर धरती मैया की दया हुई है। अब हम में से कोई नहीं मरेगा। माँ, मुझे बहुत तेज की प्यास लगी है, पानी पीना है। प्यास तो हम सबको लगी है, कई दिनों से पानी की एक बूंद नसीब नहीं हुई। पूरे गांव नदी के तट से पेट भरकर पानी पीते हैं। अद्भुत, इस नदी का पानी कितना अमृत जैसा मीठा है और इस हरे भरे गांव में कितनी शुद्ध हवा बयार है। हम इसी गांव में बस जाते हैं। क्यों किसान भाइयों, तुम लोगों को क्या विचार है? हाँ, ये गांव हम लोगों किसानों के लिए हर तरह से उत्तम है। वैसे भी उस बंजर गांव से लौटकर सारी जिंदगी जमींदार की बंधुआई करने से बढ़िया हम यहीं पर खेती बाड़ी करेंगे। सारे गांव वाले अपने लिए घर चुन लेते हैं और खेती बाड़ी की शुरुआत करते हैं। गांव की जमीन बहुत ही उपजाऊ थी। सब हल चलाते हैं और पेड़ पौधे झूम झूम कर उन्हें हवा बयार देते हैं। वैसे दिनेश, कमलेश, हमारे हरे भरे गांव की खूबी अलग ही है। ठंडी ठंडी हवा में आभास हो ही नहीं रहा कि हम लोग जेठ की भीषण दोपहरी में हल चला रहे हैं। हाँ भाई, वरना पहले तो खेती बाड़ी करने में शरीर झुलस जाता था। उपजाऊ जमीनों में थोड़े समय बाद ही फसल निकल जाती है, जिससे सारे किसानों के चेहरे पर खुशी की चमक थी। दिन भर की थकान के बाद पूरा गांव रात को सुख चैन भरी नींद सोते थे। मगर जब कभी जमीन हिलती डुलती तो हरे भरे गांव की धरती थर थर कांप जाती थी। मगर धीरे धीरे गांव के निवासी इस दिनचर्या के आदी हो जाते हैं और खुशी खुशी जीवन यापन करने लगते हैं। अरे वाह भाई वाह, नई बहू के हाथों का तो जवाब नहीं। कितनी बढ़िया कढ़ाई पनीर बनाई है। अरे मैं तो उंगलियां चाटते रह गया, एकदम होटल फेल कर दिया। क्यों भाई हल्के राम? अरे तब से बैठे बैठे 2 पतीले चिकन बिरयानी कटक लिए, अब थोड़ी नई बहू की तरफदारी भी कर दो। हाँ, अरे भाई, लड़के के फूफा मेरे खाने में नजर क्यों मार रहे हो? भाई तुम भी तो तब से कढ़ाई पनीर और बटर नान दबाकर लपेटे जा रहे हो, मैंने कुछ कहा क्या? ऐसा बोलते हुए तोंदिले मौसा ससुर जमीन पर किसी रायते की तरह बिरयानी खाते एक खट्टी डकार मारते हैं। आनंद भाव। लो भैया, मेरा तो पेट फूल गया, लेकिन अभी मैंने रसमलाई खाने के लिए जगह बचा रखी है। अरे ओ बहू, जरा रसमलाई तो ले आ, खाने के बाद मीठा तो होना चाहिए ना। तभी फैली हुई रसोई के अंदर से गुस्से में लाल पीली बहू पूजा कहती है, जी लाती हूँ मौसा जी। अरे ओ पोता बहू, आते वक्त 2 कटोरी भरकर कढ़ाई पनीर और 10-12 पूरी और 1 प्लेट पुलाव भी लेते आना। जी दादी जी, लाती हूँ। हे भगवान,
70 की उम्र में भी दादिया सास का हाजमा कितना मजबूत है। इतनी देर से खाए जा रही है, 50 पूरी पचा चुकी हैं। हाय, आज तो मेरी पहली रसोई में रेल बन गई। बेचारी पूजा खुद से शिकायतें कर रही होती है, तभी डाइनिंग टेबल पर खा रही ननद जेठानी की फरमाइश भी आ जाती है। देवरानी जी, जरा मुझे बटर नान ला कर देना और साथ में शाही पनीर भी लाना, और हाँ, नान में अच्छे से बटर लगाना, बिल्कुल चुपड़े हुए होने चाहिए। भाभी मेरे लिए थोड़ी चिकन बिरयानी ले आना, और हाँ, लेग पीस डालकर लाना। जी बिल्कुल जेठानी जी। बस इन्हीं दोनों डायनों का ऑर्डर फरमाना बाकी था। ये ससुराल की पहली रसोई तो मुझे सारी जिंदगी याद रहने वाली है। किसने कहा था इतने ख्याली पुलाव पकाने को पूजा? किस कुनबे जैसे ससुराल में आकर फंस गई। सारा कसूर मेरा है। अब पछता कर भी क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। जहाँ शादी के बाद ससुराल में पहली रसोई की रस्म ज्यादातर लड़कियों का ख्वाब होता है, पूजा गुस्से में इतनी ज्यादा लाल पीली क्यों है और वह अपने कौन से फैसले पर पछता रही है, तो चलिए देखते हैं। हे राम जी, ये चूल्हा है या चिमनी? कितना धुआं धुआं मच रहा है। मेरी तो आंखें भी नहीं खुल रही हैं धुएं में। गरीब पूजा बड़बड़ाते हुए रोटी बेल रही होती है। मिट्टी के चूल्हे से काफी मात्रा में धुआं धुआं मचा था। वहीं दूसरी तरफ उसके गरीब माता पिता खाने बैठे हुए थे। तभी माँ शोभा कहती है, अरे पूजा बिटिया, क्या कर रही है? तेरे पिताजी की थाली में कब से रोटी घटी हुई है, जल्दी से रोटी डाल। माँ, देख तो रही हो चूल्हे से कितना धुआं मच रहा है। अब मैं खुद थोड़ी ना चूल्हे पर चढ़ जाऊंगी। कितनी बार कहा आपसे और बापू से, गैस चूल्हा ले आइए ताकि मुझको भी इस मिट्टी के चूल्हे के धुएं के झिकझिक से निजात मिले। मैं तो तंग आ गई हूँ इस चूल्हे से। गुस्से में पूजा गर्मा गर्म रोटी बनाकर अपने माँ बाप को खिलाती है। तभी शोभा उसकी बड़ाई करती है, अरे देखो तो गुस्से में तो मेरी बिटिया ने कितनी गोल गोल फूली नरम मुलायम रोटी बनाई है। अरे अब मुंह फुलाकर बैठी रहेगी, मुस्कुरा दे। पूजा गरीब शोभा और सुनील की इकलौती संतान थी। गरीबी इतनी ज्यादा थी कि सुनील की 100-200 की दिहाड़ी 3 परिवार का पेट भरवाने में ही खर्च हो जाती थी। इसीलिए ना तो पैसे बचते थे और ना ही घर में कोई जरूरत की चीज आ पाती है। मगर पूजा एक रसोई ऐसी चाहती थी जहाँ सब कुछ भरपूर से भरा हुआ हो। उसके दोनों माता पिता उसकी शादी के लिए लड़कों की तलाश कर रहे थे। अगले दिन पंडित जी शोभा के घर आते हैं। शोभा बहन, अब तो जल्दी से मोतीचूर के लड्डू मंगवा लो। खुशखबरी लेकर आया हूँ। बहुत ही अमीर परिवार में तुम्हारी गरीब बेटी को अपने घर की बहू बनाने के लिए चुन लिया है। बड़ा ही ऊंचा खानदान है उनका। यह सुनकर गरीब शोभा की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। क्या सचमुच पंडित जी? मगर आप तो जानते हैं हम कितने गरीब हैं। दान दहेज भी उतना बढ़ चढ़ कर नहीं दे पाएंगे। अरे उनकी कोई भी मांग नहीं है शोभा बहन। अगर तुम्हारी बेटी उस परिवार में बहू बनकर चली गई तो भाग्य संवर जाएगा। इसका चांदी सोने में तोल कर रखेंगे। इसको दूध के कुल्ले करेगी हमारी पूजा। पंडित जी को इतना बखान करते देखकर पूजा इतने अमीर घर की बहू बनने के ख्वाब देखने लगती है। अगर मेरा रिश्ता इतने अमीर परिवार में लग जाएगा तो मुझे कामकाज करने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे एक आवाज लगाने पर दर्जनों नौकर चाकर मेरे लिए नाश्ता पानी सब कुछ हाजिर कर देंगे। मेरी तो चांदी ही चांदी होगी। ऐसा सोचकर पूजा रिश्ते के लिए हाँ कर देती। उसके गरीब माँ बाप भी अमीर पैसे वाला ऊंचा खानदान देखकर कोई तहकीकात नहीं करते। थोड़ी दिन में पूजा मोहित की शादी हो जाती है। पूजा अपने आलीशान ससुराल में पहुंचती है। अरे वाह, मेरा ससुराल तो बड़ा आलीशान, बिल्कुल राजा महाराजाओं जितना बड़ा है। मैं तो राज करूंगी, राज। मेरे मन में तो लड्डू फूट रहे हैं। पूजा गाड़ी से उतरकर ससुराल में कदम रखती है, मगर 50 लोगों को स्वागत में खड़ा देखकर वह हक्की बक्की रह जाती है। सास सुमित्रा स्वागत करती है। आओ नई बहू आओ, तुम्हारे भरे पूरे ससुराल में तुम्हारा स्वागत है। ये हमारा पूरा का पूरा 50 लोगों का खानदान है। यह सुनकर नई नवेली बहू पूजा चौंक जाती है और प्रश्न करती है, 50 लोग? माँ जी, क्या ये सारे लोग मेरे ससुराल में ही रहते हैं? पूजा को परेशान देखकर जेठानी शेफाली चुटकी लेते हुए बोलती है, बिल्कुल देवरानी जी, तुम्हारा ससुराल 50 लोगों का परिवार है जिसमें हर किसी को खाने पीने का खास शौक है। तभी बुआ सास शकुंतला कहती हैं, अरे बड़की बहू, अभी से ही नई नवेली दुल्हन को क्यों हड़का रही हो? जा बहू, आराम कर ले। कल तुम्हारी पहली रसोई है। हमारी परंपरा है कि पहली रसोई में बहू को सबके लिए खास पकवान बनाने होते हैं। और सबको अलग अलग स्वाद चाहिए होता है बहू। जी बुआ जी, फूफा जी। 50 लोगों का खाना बनाने की चिंता में पूजा की नींद गुल हो जाती है। 5 बजते ही वो नहा धोकर रसोई में आती है, जहां खाना पकाने के बड़े बड़े हांडी पतीले देखकर वो हैरान हो जाती है।
हे भगवान, ऐसे बर्तन तो शादियों के हलवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं। लगता है मेरी हालत पहले रसोई में हलवाइयों जैसी होने वाली है। तभी ससुर, मौसा, फूफा और पूजा का पति बोरियों से सब्जी, चावल और चिकन लेकर रसोई में आते हैं। अरे अरे दादा, कितनी भारी बोरी थी। मेरी तो हालत टाइट हो गई। लाते लाते बहू, लजीज खाना बनाना ठीक है ना? जी मौसा जी। तभी सास और मौसिया सास रसोड़े में आती हैं। अरे जीजी, नई बहू तो बड़ी फुर्तीली है। देखो सवेरे के 5 बजे ही नहा लिया। अच्छा किया, पहली रसोई, तरह तरह के पकवान बनाने भी है। देखो बहू, तुम्हारे मौसा ससुर को चिकन दम बिरयानी पसंद है, तुम्हारे फूफा जी को कढ़ाई पनीर पसंद है और मुझे पुलाव पसंद है। बाकी तुम्हारी दादिया सास को नमक अजवाइन की पूरी भाती और तुम्हारी जेठानी और बच्चों को बटर नान और शाही पनीर पसंद है। तो सबकी पसंद का खाना बनाना और घी थोड़ा ज्यादा डालना। हम खाते पीते परिवार से हैं। जी माँ जी। गई भैंस पानी में। मैं इतनी तरह की वैरायटी का खाना बनाते बनाते मेरी तो कमर अकड़ जानी है। चल पूजा शुरू हो जा। 50 की 50 भुक्कड़ ससुराल वाले डाइनिंग टेबल पर बेसब्री से खाने का इंतजार करते हैं। वहीं अंदर पूजा कभी सब्जी काटती तो कभी मिठाई बनाने के लिए दूध उबालती तो कभी चिकन साफ करती। मैं तो आधा खाना बनाकर ही थक कर चूर हो गई। खैर, बिरयानी भी बन रही है, शाही पनीर और कढ़ाई पनीर भी तैयार है। तंदूर लगाकर नान सेक लेती हूँ, फिर गर्मा गर्म पूरी ही तो छाननी है। तभी एकदम से गैस सिलेंडर खत्म हो जाता है। वहीं ससुराल वाले खाना मांगने लगते हैं। अरे बहू, जल्दी से खाना ले आओ, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं अब तो। हे भगवान, इधर सिलेंडर खत्म हो गया है और ये ससुराल वाले तांडव मचा रहे हैं। काहे का अमीर ससुराल, मेरा स्टॉक में भरा सिलेंडर भी नहीं रखा है। किसी तरह पूजा जुगाड़ लगाकर 4 ईंट से चूल्हा बनाकर पूरी तलने लगती है और फिर 50 लोगों को परोस कर भी देती है। क्या बात है, सब्जी तो मसाले से भरपूर शानदार लग रही है। बहू ने तो